दोस्तों, मेरा आपके YouTube चैनल विद्यावादी में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 हिंदी पुस्तक वसंत अध्याय 3 हिमालय की बेटियां चैप्टर को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। देखिए दोस्त, यहाँ पे मैं आपको संभ्रांत का मैं आपको मतलब बताता हूँ। यहाँ नीचे है, आ जाइए। यहाँ पे आपको मतलब सारे वर्ड के मीनिंग के। संभ्रांत, देखिए संभ्रांत का मतलब है कुलीन, यानी अच्छे कुल का। चलिए अब वापस चलते हैं। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों से उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो गया है मैदान में जाकर। मतलब यहाँ पे जो कवि कह रहा है कि जब पहाड़ों से उतरते वक्त जब नदियाँ उतरती हैं तो बहुत ही तेज़ गति से होती हैं। तो वो तेज़ गति को लेखक ने इस तरह से कहा है कि इनका उछलना और कूदना, खिलकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। मतलब जब यह मैदान में नदी आती है ना, तो ये समतल होकर आराम आराम से चलती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यहाँ पे वो बेटियाँ किसको कह रहा है? गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इन सब नदियों को। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ी या छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिक अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बंधुर उपत्यकाएँ, बंधुर का मतलब क्या होता है? यानी मुकुट। अधिकतकाय अधित्यकाय का मतलब क्या होता है? जब पहाड़ से उतरते वक्त पानी जो है कि घाटी तराइयों से गुजरता है, तो वहाँ ये कहा है उसने, तो ये मुकुट जैसी लगती है। सरसब्ज उपत्यकाएँ, सरसब्ज का मतलब होता है फूलों जैसी। ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, कैल के जंगलों में पहुंचकर इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। ये जो आप यहाँ देवदार, चीड़,
सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल, ये जो है ना ये पेड़ हैं, यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों में जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। मतलब सिंधु और ब्रह्मपुत्र से मतलब यहाँ ये है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र से जो नदियाँ निकलती हैं ना और अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती हैं, तो अलग अलग दिशाओं में जब ये नदियाँ बढ़ती हैं तो एक नदी को रावी कहते हैं, दूसरी सतलुज है, फिर व्यास है, चेनाब है, झेलम है, काबुल है, कपीशा है, गंगा है, यमुना है, सरयू है, गंडक है, कोसी है आदि। ये सब जो है कि इनकी बेटियां हैं, मतलब नदियां हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद बन जाने पर कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना कि हिमालय से ये जो कह रहा है कि एक एक बूंद निकलकर ये सब इकट्ठा होकर के दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। मतलब एक एक बूंद ही तो समाने से हिमालय से जब बर्फ़ पिघलेगी तो आगे जाकर के नदियाँ बनेगी और नदियाँ सारी जाकर के किसी मुहाने पर आकर के इकट्ठा होंगी और समुद्र में दोबारा मिल जाएगी। हमने पिछले 6 क्लास में भी आपको पढ़ाया था। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। उनके ख्याल में ही में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय के ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, वेत्रवती, वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रेयसी यानी प्रेमी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा, किंतु माता बनने के पीछे यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं।
बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई कि थो लिड, जो कि तिब्बत है, की बात है। मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो ये जो आप कहानी देख रहे हो ना, ये नागार्जुन ने लिखा है, हिमालय की बेटियां। ठीक है, बाकी ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं, इनको भी मैं आपको बाद में करवाऊंगा जब पूरा ये कोर्स से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम इस चीज़ को, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब आपसे हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।